तो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। यार देखो, अब ना ये कोइंसिडेंस नहीं रहा है कि आजकल हमें एकदम से ही मैचेस दोबारा अंडर 200 के स्कोर के साथ दिखने लग गए। आई नो केकेआर ने बना दिया 230, बट उस मैच में भी एक डबल साइडेड नेचर था पिच का, उसको हम लोग अगले सेगमेंट में ब्रेक डाउन करेंगे। बट इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप हर शहर में, हर वेन्यू पे, हर स्टेडियम में ऑल ऑफ अ सडन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर जगह स्कोर कम कैसे बन रहा है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बीसीसीआई ने डायरेक्ट तो करा ही होगा पिच क्यूरेटर्स को कि भाई थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स ही बनाना शुरू कर दो। एंड इट वाज इवन मोर अपेरेंट इन दिस गेम। आरसीबी चिन्नास्वामी में खेलती है जहां पे इट इज़ हिस्टोरिकली नोन एज द बेस्ट बैटिंग विकेट इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया इफ नॉट द वर्ल्ड। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिच के ऊपर भाई इतनी सारी घास बिछी हुई है, एंड डेड ग्रास नहीं, लाइवली ग्रास, ग्रीन ग्रास विच वॉज अलाइव। इट हेल्प्स द सीम मूवमेंट सो मच। तो मैं बड़ा सरप्राइज था ये पिच देख के। एंड चाहे पिच को स्लो कर दो या फिर उस पर घास डाल के उस पर बाउंस और जिप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बट आइदर वे बीसीसीआई का आई थिंक मोटिव यही है कि बॉलर्स को गेम में दोबारा थोड़ा सा लाया जाए। इट वॉज नाइस टू सी, एंड सो इट वॉज नॉट अ टिपिकल चिन्नास्वामी विकेट। बट रिगार्डलेस भाई, अगर ड्यू का चांस हो, रात को वैसे भी हवा थोड़ी पतली होती है, ठंडी होती है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, बाउंड्रीज छोटी होती हैं कि आप चेस कर लो। चिन्नास्वामी पे वैसे भी चेस करना हमेशा ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड सो फार डू प्लेसी की किस्मत थी आज, वो टॉस जीत जाते हैं, चेस करने का डिसीजन लेते हैं। गुजरात टाइटंस भी कहती है कि भाई हम भी चेज ही करते टॉस जीतते तो। एंड आरसीबी की लाइनअप भी सेम थी। गुजरात के लिए कपल ऑफ चेंजेस थे। ओमरज़ई और मानव सुथार ओमरज़ई बाहर हो गए थे एंड लिटिल वापस आ गए थे, जोशुआ लिटिल। मानव सुथार अंदर आ गए थे, फिर साई किशोर जिनको अपेरेंटली कोई निगल था, तो वो निगल है या फिर इफ ही इज अनवेल, ये सब सेम कैटेगरी में आने लग गए आजकल बहाने। बट रिगार्डलेस हम लोग फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं। गिवन दैट द पिच वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बैटिंग पैराडाइज, हम ऑफकोर्स ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि गुजरात टाइटंस आते ही 80-90 रन मार दिए पावर प्ले में। बट दिस जस्ट स्कोर 23 रन यार। इट इज़ द वर्स्ट पावर प्ले स्कोर दिस सीजन अमंगस्ट ऑल द टीम्स। एंड पिच इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि आप सिर्फ 23 रन मार पाओ पावर प्ले के अंदर। रिद्धिमान साहा एंड शुभमन गिल दोनों ओपनर्स को हमारे सिराज ले जाते हैं। एंड कैमरून ग्रीन भी बॉलिंग करने के लिए आते हैं पावर प्ले के अंदर, और वो साई सुदर्शन को आउट कर देते हैं शॉर्ट बॉल पे। यार देखो, मैं पूरे सीजन कह के थक गया, एंड आई डोंट नो व्हाई गुजरात हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस। आई रादर अप्रिशिएट एलएसजी, उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ पे काम करा है। दे रियलाइज कि हम लोग सारे एंकर्स को ही एक साथ ऊपर नहीं भेज सकते, एंड स्टॉइनस और पूरन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर 5 और नंबर 6 पे आके डिफेंड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हमें बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो नाउ दे स्टार्टेड सेंडिंग स्टॉइनस एट नंबर 3 इफ़ यू नोटिस। आई थिंक गुजरात को भी समवॉट ऑन द सेम लाइन्स कोई एटलीस्ट कोई एक पावर हिटर लाना चाहिए था, या फिर अगर कोई पावर हिटर नहीं है टीम में, अवेलेबल ना हो मान लो, तो एटलीस्ट जैसे साई सुदर्शन अगर नंबर 3 पे आ रहे हैं, देन गिव क्लियर डायरेक्टिव्स कि यार आपको थोड़ा सा प्रोफाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी एंड टीम के बेनिफिट के लिए मार कर ही खेलना है। देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं है वंस अगेन कि SRH KKR मुंबई तो चलो इज़ अ बैड एग्जाम्पल क्योंकि वो लास्ट पे चल रहे हैं, बट उनका ही पावर प्ले का एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL में बड़ा टोटल्स बहुत अच्छे गए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये टीम्स बड़ा टोटल खड़ा कर पाती हैं। मुंबई ने भी 2-3 इनिंग्स में आराम से 200 क्रॉस करे थे। वो दिल्ली वाला मैच सबको याद होगा। इनफैक्ट दिल्ली की ही बात कर लो तो फ्रेजर मैकगर्क जैसे प्लेयर है उनके पास। इन हर टीम में ना वो प्लेयर्स अप टॉप हैं जो कि ऑल आउट जाने का दम रखते हैं, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद सबके पास डिसेंट बैटिंग डेप्थ तो आ ही चुकी है। अब उसको यूटिलाइज कौन करता है, रिस्क कौन लेता है, वो टीम के ऊपर है। गुजरात में यार आप साहा, एक तो आई थिंक इट इज़ अ फोर्स्ड चॉइस राइट नाउ। शुड साहा आइडियली बी स्टार्टिंग इन द टीम? आई डोंट थिंक सो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ही इज़ अ ग्रेट लेजेंड, बट आज के टाइम पे विद द एज दैट ही इज़ इन, आई थिंक एज अ कीपर ही इज़ ग्रेट, बट एज अ बैट्समैन ही इज़ बिकम काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करता है गिल के बैटिंग पे भी। इट्स नॉट अ, वंस अगेन मैं कोइंसिडेंस बहुत बोले जा रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि गिल की भी परफॉर्मेंसेस एकदम से डिप करी है इस साल, बिकॉज उसका पार्टनर और उसके बाद आने वाले लोग, कोई वो वैसा कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा जो कि उसको सपोर्ट कर पाए। तो अब उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो एंकर बने या फिर अग्रेशन दिखाए वहाँ पर। एंड वही डबल साइडेड, डबल फेस्ड नेचर के साथ खेल कर आप नोटिस करना एक पैटर्न बन गया उसके आउट होने का। हमेशा वो हिट आउट करते वक्त आउट हो रहा होता है। इनफैक्ट स्पिनर्स पे तो हमेशा स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन के पास मारेगा और कैच आउट होगा।
ये कोइंसिडेंस, फिर से शब्द आ गया, कोइंसिडेंस नहीं है ये, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस वाला शब्द यूज़ होने वाला है इस पॉडकास्ट में. गिल, द फैक्ट दैट he is living in a paradox where he doesn't know if Saha is capable enough to support him, if he can take care of the run rate or not. And then soon after when he gets out, Sai Sudarshan comes in and Gill फिर और डिलेमा में आ जाता है कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली. वो रोल क्लैरिटी ना होना ना, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गिल एक्चुअली में विकेट थ्रो ही कर रहा है, उसको किसी ने विकेट अर्न नहीं करा उसका कि बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरी डाल दियो, एंड हमेशा सेम पैटर्न से आउट हो रहा है. ये सब सोचने वाली बातें. आई थिंक ये सीज़न तो गया है उनका. आगे के लिए जो इनको एक क्या कहते हैं नया जो ऑक्शन आएगा, मेगा ऑक्शन आएगा, दे हैव टू सीरियसली कंडक्ट एन ओवरऑल ऑफ द टीम. पूरा सबको निकालो, फ्रेश बेस से स्टार्ट करो, गिल के अराउंड टीम को बनाओ, पावर हिटर्स लेके आओ, तभी कुछ बात बनने वाली है. बिकॉज इसके बाद भी हम लोग देखते हैं यार अगले 4 ओवरों में 40 रन बनते हैं, विकेट भी नहीं गिरता, बट यहाँ पे रन बना के दे कौन रहा है? डेविड मिलर. शाहरुख खान बना के दे रहा है, जो कि आपको खिलाए नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे थे टाइम से. तो आपकी जो मेन इंडियन कोर है उसमें से कोई रन बना के दे ही नहीं रहा है. शाहरुख खान भी इस साल आए, वरना वो टीम के पार्ट भी नहीं थे. डेविड मिलर तो चलो ठीक है, आई कैन सी हिम बीइंग रिटेन, बट साथ में कौन होगा और कौन है साथ देने के लिए? सो ये लोग जो है 40 रन और बनाते हैं. यहाँ पे करण शर्मा और विजय कुमार विशक को बहुत ज़्यादा टारगेट करा जाता है. बट अगले 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर के बीच की बात करते हैं, ठीक है. बाय द 15th ओवर दे वर 102, मतलब कि 41 रन और आते हैं अगले 5 ओवरों में, विच वॉज वंस अगेन वेरी लो. 41 रन सिर्फ आना तो कोई सेंस ही नहीं बनता 30 बॉल्स के अंदर. और 2 विकेट भी गिर जाते हैं. दोनों गिरते किसके? मिलर और शाहरुख खान के, जो कि दोनों सेट थे. और भाई जिस तरीके से आउट हुए वो देखो. शाहरुख खान का जो रन आउट हुआ है ना, इट इज़ अ टिपिकल केस वंस अगेन टू अंडरस्टैंड कि यार क्या स्कूल बॉय एरर्स आप करते हो जब रन भाग रहे होते हो. मतलब पहली बात तो जब रन भाग रहे हो तो आपको जिस एंड पे पहुंचना है उस पे फोकस करना होता है. जिस फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है उस फील्डर को नहीं देखना होता. वो इनडायरेक्टली आपकी स्पीड स्लो कर ही देता है. जब टारगेट इन साइड होता है तो आप ज़्यादा जल्दी पहुंच पाते हो, ज़्यादा क्लैरिटी होती है दिमाग में. दूसरी बात, एक लेन के अंदर भागो, ऐसे डोलते डोलते भागने की जरूरत नहीं है. लुक एट द पोजीशन वेयर शाहरुख खान फिनिश्ड व्हेन ही एक्चुअली गॉट रन आउट. विकेट्स के सामने था वो, आप पिच के साइड पे भाग रहे होते हो. पता नहीं क्या सोच रहा था एग्जैक्टली वो. सो इट वॉज अ स्कूल बॉय एरर, एंड इतनी अच्छी पार्टनरशिप, इतना अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने के बाद ऐसा आउट हो जाता है. बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगा मुझे पर्सनली. बट डेविड मिलर को जिस तरीके से आउट करा, करण शर्मा की पिटाई बहुत हुई है इस मैच में. बट वन थिंग वेयर ही डिड समथिंग नाइस वॉज, डेविड मिलर से छक्का चौका खाया उसने, डिड नॉट स्टॉप फ्लाइटिंग द बॉल, डिड नॉट स्टॉप टेम्पटिंग द बैट्समैन. उसी में एक जो है मिस टाइम शॉट निकलता है डेविड मिलर के बैट से, एंड ही गेट्स आउट. एंड वॉट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वॉज कि कर्ण शर्मा के 4 ओवर पूरे नहीं करवाए थे, उसके 3 ही ओवर हुए थे बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर, और कैमरून ग्रीन के 4 ओवर पूरे करा दिए थे तब तक. वॉज दिस अ मिस कैलकुलेशन? बिकॉज मुझे लग रहा था इसका मतलब ये है क्या कि अब डेथ ओवर्स में एक स्पिनर आने वाला है, एंड कोई फ़ायदा है चेतन स्वामी में एक स्पिनर को कराना डेथ ओवर्स में? ऐसा तो नहीं, कर्ण शर्मा बहुत बड़ा स्पिनर भी है. एंड एग्जैक्टली वही हुआ जिसका डर था. कर्ण शर्मा डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आता है, 16th ओवर डालता है, उसी में आई थिंक 18-20 रन तेवतिया मार देता है, और वहाँ से मोमेंटम जो है पूरा शिफ्ट होने लग गया था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि गुजरात शुड बी फिनिशिंग समवेयर क्लोज टू 170, एटलीस्ट 170. वो तो इसके बाद ये लोग दोबारा कोलैप्स करके वो अलग बात है, बट जिस तरीके से राशिद खान अपने तेवतिया ये लोग जो ट्रेजेक्ट्री बिल्डअप कर सकते थे ना, उस पर एकदम पानी फेंक दिया इन लोगों ने, खुद ही टांग पे कुल्हाड़ी मारी अपनी. लास्ट 5 ओवरों की बात करते हैं. देखो अल्टीमेटली 147 पे ऑल आउट हो गए ये लोग, विच मेंट कि आखिरी के 5 ओवरों में वंस अगेन सिर्फ 45 रन ही आते हैं, विच इज़ नॉट अप टू द मार्क बाय टुडे स्टैंडर्ड्स. आई थिंक वी ऑल कैन एक्सेप्ट दैट. एंड यहाँ पे कर्ण शर्मा ने 16th ओवर में वही 18-20 रन तो जो दिए सो दिए, बट उसके बाद यश दयाल बॉलिंग करने के लिए आते हैं, एंड वो तेवतिया एंड राशिद खान दोनों को आउट कर देते हैं. विजय कुमार विशक ने आई थिंक बीच में एक बहुत तगड़ा कैच पकड़ा था, शायद इन दोनों में से किसी के विकेट पे, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, बट ही वॉज गिविंग 100% ऑन द फील्ड. मुझे याद है उसने एक वो ऑन पेपर कैच ड्रॉट माना जाएगा, आई थिंक वो 3rd मैन फाइनल पे खड़ा हुआ था, वहाँ से भी ही केम रशिंग इन एंड पूरा फुल स्ट्रेच डाइव मार के बहुत अच्छा अटेम्प्ट दिया था. अल्टीमेटली वो हाथ में आई नहीं थी अनफॉर्चुनेटली. सो आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम वंस अगेन ऑन द फील्ड.
एंड बॉलिंग बैटिंग तो चलो जितनी होती है उतनी होती है, लेकिन फील्डिंग हमेशा आपके हाथ में होती है. एंड विजय कुमार अभिषेक वॉज सर्टनली वन ऑफ द ब्राइट पॉइंट्स एज फार एज द फील्डिंग इज कंसर्न. एंड क्योंकि यश दयाल ने 2 विकेट निकाले, इसके बाद बैट्समैन बच्चे नहीं थे ज़्यादा. सो देन वी सी कि विजय शंकर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ज़बरदस्ती आपको यूज़ करना पड़ता है, विच मीन्स कि आपकी बॉलिंग के ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 ही बॉलर्स बचे थे उसके बाद. तो वक्त से आप बॉलिंग कराते नहीं हो तो पॉइंट नहीं था. एंड वो बहुत बड़ा गैम्बल था. हमने केकेआर को भी गैम्बल लेते हुए देखा था एमआई के अगेंस्ट, बट केकेआर एक अलग फॉर्म पे अभी एंड गुजरात का फॉर्म अलग चल रहा है. सो गुजरात के लिए वो बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं हो पाया, बिकॉज विजय कुमार कह रहा हूँ, विजय शंकर ही बहुत जल्दी आउट हो जाता है. वहाँ पे एटलीस्ट मनीष पांडे ने स्टेबलाइज करा था इनिंग्स को. एंड विजय कुमार विश्व फिर आखिरी में 1-2 विकेट और निकाल के थिंग्स को रैप अप कर देता है, टीम ऑल आउट हो जाती है. ऑल बॉलर्स डिड रियली गुड. आई थिंक वन वीक स्पॉट वुड बी कर्ण शर्मा, उसने भी एटलीस्ट मिलर का विकेट तो लिया. सो देयर वाज समथिंग पॉजिटिव टू बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न. एंड आरसीबी के लिए मैं ये जरूर कहूँगा, देखो मज़े सब लेते रहते हैं, वो सब ठीक है, मैं भी बहुत मज़े लेता हूँ, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. आई थिंक पिछले 3 मैचेस में जिस तरीके से लोगों ने कम बैक करना शुरू करा है ना, इफ देयर इज वन फैक्टर दैट यू कुड एक्सप्लेन कि कैसे क्यों हुआ ऐसा, आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर यही है, द बर्डन ऑफ परफॉर्मिंग, द प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, वो सर से उठ गया. जब आप 7 मैचेस हार गए ना, जब आप 5-6 मैचेस लगातार हार गए ना, आपको पता है कि अब तो भगवान के ऊपर ही है, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में नहीं है क्वालिफिकेशन. अब बाकी टीम्स को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैसअप करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल हमारा अब. तब देन यू काइंड ऑफ सरेंडर एंड जस्ट लेट योर सेल्फ लूज, कि मतलब उसके बाद मुझे जैसे खेलना मैं खेलूंगा, बाकी तो अब जो होगा सो होगा, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते. एंड आई थिंक दैट फ्रीडम इज, उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, that freedom is replicated through Faf du Plessis. Coming to the second innings now, because Faf du Plessis का भी ये once again it is not a coincidence कि ये दोबारा एकदम से अपने प्राइम फ्लैशेस कैसे देने लग गया है, कि पावर प्ले में इतना डोमिनेट कैसे करने लग गया पिछले 2-3 मैचेस से. बिकॉज आई थिंक आरसीबी से तो जो प्रेशर उठा है वो उठा ही है, Faf du Plessis से भी काइंड ऑफ प्रेशर उठ गया. एंड सो वी सी कि पावर प्ले में 92 रन्स बनाती है आरसीबी. दिस इज देयर बेस्ट पावर प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल. आज तक इन्होंने कभी इतने रन पावर प्ले में नहीं बनाए थे. फैफ डु प्लेसी की खुद की 50 हो जाती है, एंड देन ही अल्टीमेटली गेट्स आउट, फाइन लेग पे आउट हो जाता है. बट वॉट वॉज इंटरेस्टिंग वॉज, ऑफकोर्स ही टुक द मेच्योरिटी ऑफ द स्ट्राइक. इवन विराट कोहली वॉज डूइंग ग्रेट यार, विराट कोहली वॉज डूइंग ग्रेट. एंड उसका जो सुनील गावस्कर के साथ जो अभी इशू हुआ है, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में. I have very strong opinions on that you may not like if you're a Virat Kohli fan. But as far as his batting was concerned, I think he was top notch. बहुत अच्छा लगा देख के जिस तरीके से वो अग्रेशन दिखा रहा था. देखो once again, मेन जो क्रिटिसिज्म रहा है विराट कोहली का, अब चाहे वो लॉजिकल तुम्हें लगे या ना लगे, वो इंडिविजुअल के ऊपर है. कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना, बट वो सब अग्री करते हैं कि सिर्फ एक ही क्रिटिसिज्म है कि स्ट्राइक रेट का चक्कर है. बाकी रन्स में कोई कमी नहीं है उसकी, क्लच परफॉर्मेंसेज में कोई कमी नहीं है उसकी. एंड वो बस जो एक कमी है उसको उसने अगर इस मैच में दिखाया फिक्स करके, या फिर जो पिछली बार गुजरात से मैच हुआ था उसमें भी दिखाया था, तो फिर तो कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा यार. फिर तो भाई बिल्कुल, मतलब ही इज़ द बिगेस्ट एसेट, नो डाउट, फॉर इंडिया एज वेल, विच इज़ वाई आई जेन्युइनली बिलीव कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हिम इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल. एंड सो आई वॉज वेरी हैप्पी द वे ही प्लेड. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फैफ डु प्लेसी जब आउट होते हैं उसके बाद विराट कोहली नहीं बचा रखा था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज उसके बाद से आरसीबी टिपिकल बॉटल जॉब करना शुरू करती है. एंड वो कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको. 92 for 1 थी, ठीक है. अगले 4 ओवरों में 4 विकेट और गिरते हैं. अगले 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन और आते हैं. 112 का स्कोर हो चुका था फॉर 5 विकेट्स. देयर वर 4 मोर विकेट्स. यहाँ पे नूर जो है वो विल जैक्स को सबसे पहले आउट करता है. ही गेट्स इन वेरी चीप. विल जैक्स वंस अगेन, जैसे वो पिछले इनिंग में 100 मारी थी, वो भी इट वॉज अ स्टोरी ऑफ 2 हाफ्स. पहले हाफ में ही वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट, एंड देन व्हेन ही टुक ऑफ ही नेवर लुक्ड बैक. तो आज भी ही स्टार्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग अ बिट, एंड उसी फेज में नूर ने उसको जल्दी आउट कर दिया. आई एम प्रीटी श्योर अगर टिक गया होता तो फिर गेम तुरंत खत्म भी कर देता. बट उसके बाद लिटिल वो विकेट्स निकालना शुरू करता है. वो ऑन द ट्रॉट 4 ओवर अपने खत्म कर चुका था भाई, एंड उसी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उसी ने 3 विकेट और लिए इसी फेज में. एंड वो मैक्सवेल वापस आया, उसकी बात कर लो, ग्रीन की बात कर लो, हर बंदे को आउट कर दिया उसने. पटीदार की बात कर लो, किसी को छोड़ा ही नहीं. मैक्सवेल एंड पटीदार तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों ही पुल पे आउट होते डेविड मिलर पे, स्क्वायर लेग पे. एंड वही है कि चलो आप कहोगे केयरलेस है या क्या है, क्योंकि पटीदार ने मिडिल तो बड़ा अच्छा करा था, शॉट को मारा तो बहुत अच्छा था. मैक्सवेल के लिए आप कह सकते हो कि भाई मतलब क्या अभी ब्रेक लेके आया इतने टाइम बाद और फिर अब क्या ऑल आउट ही जाना है फिर से. मतलब
थोड़ा टाइम लेके देख ले, इससे बेटर चांस क्या था, इससे ईजी मैच और क्या था. सो आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू जस्ट सेटल हिमसेल्फ इन दी IPL वंस अगेन फॉर द लास्ट 3-4 गेम्स विच ही क्लियरली लॉस्ट. एंड उसके चलते हुए ना गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज विराट कोहली को स्ट्राइक मिल नहीं रही थी और दूसरे एंड से विकेट गिरे जा रहे थे. तो अब विराट कोहली भी क्या करे. एंड सो वी सी कि जैसे ही 10 ओवर खत्म होते हैं फिर नूर अहमद दोबारा बॉलिंग करने के लिए आता है. बाय द वे राशिद खान ने एक भी ओवर डाला ही नहीं था अभी तक. नूर अहमद बॉलिंग करने के लिए आता है, विराट कोहली को कॉटन बोल्ड करवाता है. इट वॉज अ ग्रेट डिलीवरी. फिर से गूगली थी, एंगल के साथ पढ़ के बाहर जा रही थी. विराट कोहली वॉज ट्राइंग टू ड्राइव इट डाउन थ्रू द कवर्स. एज निकलता है, बहुत ही अच्छा कैच साहब पकड़ता है. बट उसके बाद नेक्स्ट ओवर पे राशिद खान आ रहा था एंड सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई राशिद खान आ रहा है, मतलब अभी तक राशिद खान आया भी नहीं तो सोचो अब क्या हाल होगा. राशिद खान के बिना 6 विकेट ले लिए तो अब तो सोचो गेम खत्म ही ना हो जाए कहीं. एंड आई रिमेंबर क्लियरली 31 रन रह गए थे जब राशिद खान आया था. एंड उसने पहले ओवर में आती 16 रन खा लिए दिनेश कार्तिक और स्वप्निल से. एंड आई थिंक उस एक ओवर में ही मैच खत्म हो गया. क्योंकि जब इतने कम रन चाहिए होते ना तो आपको कॉन्स्टेंटली विकेट्स चाहिए. एक भी एक्सपेंसिव ओवर हुआ और वो पूरा प्रेशर, जो इल्यूजन ऑफ प्रेशर होता है ना, बिकॉज इन प्रिंसिपल 31 रन ज़्यादा है नहीं लेने के लिए, बट एक वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि यार रन तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, हर ओवर में 2-2 3-3 रन आ रहे हैं और विकेट भी खो दे रहे हैं. 31 रन कैसे बनेंगे. और जहाँ 2 चौके लग गए फिर लगता है अच्छा 20-25 रन ही तो रह गए. ये इल्यूजन पूरा ब्रेक हो जाता है. एंड आई थिंक वो इल्यूजन ब्रेक करने का काम राशिद खान के ओवर ने करा. एंड लास्ट टाइम भी पिटाई हुई थी बहुत ज़्यादा विल जैक्स के थ्रू, इस बार दिनेश कार्तिक के थ्रू हुई है. एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक. फिर 2-3 ओवर के अंदर ही गेम खत्म हो गया. इट वाज अ ग्रेट विन फॉर RCB बिकॉज अगर आप इतनी जल्दी एक मैच जीत जा रहे हो, चाहे आपने 6 विकेट लूज करे हो ना करो, वो नेट रन रेट पे बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है आपको. ऑन द अदर हैंड गुजरात टाइटंस के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ डन एंड कन्फर्म्ड कि वो नहीं क्वालिफाई करने वाले. देखो मैथमेटिकली तो मुंबई भी बाहर नहीं हुई है, बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मुंबई इज आउट. I think with this Gujarat is also more or less out because वो तो अभी they have lost as many games as RCB and net run rate is much worse. So I don't see them qualifying at all. अब पता पॉइंट क्या है, इनमें से बॉटम 3 में कौन फिनिश करने वाला है. I think Mumbai is a safe bet right now, but RCB, पंजाब एंड गुजरात टाइटंस, इनमें से कौन सी वो 2 टीम होंगी जो कि बॉटम 2 में फिनिश करेंगी. बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. अगर RCB ऐसी ही खेलती रही आई थिंक क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत मुश्किल है बिकॉज SRH, CSK, LSG, इवन DC फॉर दैट मैटर, ये लोग अभी थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं. KKR और RR तो पक्का कर रहे हैं क्वालिफाई टॉप 2 में, वो बहुत मुश्किल लगता है. बट एटलीस्ट फॉर द प्राइड इफ दे कैन फिनिश मे बी 6th मे बी 5th, आई थिंक अगर 6th तक फिनिश करते हैं ना तो इट इज़ अ ग्रेट टर्न अराउंड बाय RCB कंसिडरिंग कि वो अभी लास्ट पे थे एक हफ्ते पहले तक. बट 7th ऑनवर्ड्स फिर वो लगता है कि अच्छा हाँ मतलब वो लोअर हाफ में ही फिनिश करें तो क्या बेकार ही है. सो लेट्स सी क्या होता है. गुजरात के लिए इट्स अ वेकअप कॉल यार, मतलब 2 फाइनल्स के बाद अब ऐसा हो रहा है. सैड टू सी, बट होपफुली दे विल नॉट लूज देयर फेथ ऑन शुभमन गिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.